Good morning, students. We continue with borrowing cost. लास्ट लेक्चर में मैंने इनिशियल रिकॉग्निशन कंप्लीट किया था. इनिशियल रिकॉग्निशन के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए थे. परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट, देन कम्स एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, डिफर्ड पेमेंट और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. तो ये सब मैंने कवर कर लिया था. आज एक्चुअली हम लोग सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन शुरू करने वाले, बट एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था. वन क्वेश्चन वॉज पेंडिंग, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6. पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम लोग चले जाएंगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे. आफ्टर दिस वी विल गो फॉर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. अब ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये अपने स्टडी मटेरियल में भी है. स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशंस में है, बट वहाँ पे स्टडी मटेरियल में मिस्टेक की हुई है. देयर इज सम मिस्टेक डन इन स्टडी मटेरियल. सो तुम लोग जब भी मेरे साथ करोगे तो मेरा ही सॉल्यूशन फॉलो करना. प्लीज फॉलो माय सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 6. राइट, क्वेश्चन नंबर 6. अपने को कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्यूट करना है. वी हैव टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो एक लिख लो, फिर मैं रीड करते जाता हूँ, लिखाते जाता हूँ. राइट. स्टेटमेंट शोइंग cost of property plant and equipment. Statement showing cost of property plant and equipment. कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. और मेरे को एक कॉलम चाहिए. Close the first line for particulars. एक बार 8-10 लाइन बना लो, फिर एज पर रिक्वायरमेंट एक्सटेंड करते जाएंगे. दिस इज फॉर अमाउंट. और यहां पे लिखना अदर डिटेल्स. अदर डिटेल्स 8-10 लाइन के लिए बना लो, फिर एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग एक्सटेंड करते चलेंगे. हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एक्सटेंड करते रहेंगे हम लोग. यस एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? अब ये वाला जो प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो प्रॉब्लम को. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लुक एट दिस. Question number 6. On 1st April 2000 X1, Sun Limited purchased some land for 10 millions, including legal cost of 1 million. So ये जमीन में legal expenses included है in order to construct a new factory building. So land purchase किया, वो तो part of property part of PPE है. So लिखो purchase. Right, on purchase price of land. Purchase price of land. कितने में परचेज किए? 10 मिलियन. 1 मिलियन इज 10 लाख. सो 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ हो गया.
1 करोड़ की जमीन परचेज की है इंक्लूडिंग टैक्सेस। सो टैक्स की वैल्यू इसमें इंक्लूडिंग है, नहीं होती तो हम लोग ऐड करते थे, बिकॉज ये तो नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। सो परचेज प्राइस ऑफ लैंड, मैं रीड करते चलूंगा और लिखते जाऊंगा। कंस्ट्रक्शन वर्क, आगे क्या बोला हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड ऑन 1 मई 2000x1। 1 मई 2000x1 से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, 1 मई 2000x1 से। आगे, सन लिमिटेड incurred the following cost in relation to construction: प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, इसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। वहां पे बिल्डिंग बनानी है तो साइट को रेडी करना पड़ेगा ना, सो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड, राइट डाउन। बोलो ऐड करना है कि नहीं करना है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट पे ये करना है ना। सो बिलो दैट राइट, नंबर 2, साइट प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड। Site preparation and leveling. Site preparation and leveling of land, इस पे कितना खर्चा लग गया, 3 lakhs। 3 lakhs। इन शॉर्ट इसको साइट प्रिपरेशन कॉस्ट बोलते हैं। वी कॉल दिस एज साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। यस, दिस इज साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। चलो अभी साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हो, जमीन को हमने लेवल पे कर दिया, अभी वहां पे बिल्डिंग बनाने का काम शुरू करेंगे। परचेज ऑफ मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 6.08 million इन टोटल। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर्स इज 2 lakhs रुपीज पर मंथ। बोलो ये दोनों कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। सो लिख दो नंबर 3, परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल्स 6.08, 1 million 10 लाख रुपए का होता है। हम लोग तो रुपीज इन लैक्स एंड करोड़ लिखते हैं, हम लोग मिलियंस में नहीं बना रहे। 6.08 into 10 lakhs, that gives you 60,80,000। ये आ गया मटेरियल। फिर है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के लिए क्या बोला हुआ है, 2 lakhs रुपीज पर मंथ। अब कितने मंथ्स काम चालू कर रखा है वो तो अपने को आगे रीड करने से पता चलेगा। तुम यहाँ पे लिख दो खाली 2 lakhs इंटू 1 मई को काम शुरू हुआ है, 1 मई 2000x1 को काम शुरू हुआ है। देख लो ये रहा 1 मई। आगे, overheads cost incurred directly or construction of factory, on construction of the factory, rupees 1 lakh rupees per month। 1 lakh rupees per month लिखो यहाँ पे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया ना, ये डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन के लिए इनकर किया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मानेंगे इसको। यस एवरीवन,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी बोला हुआ है 1,00,000 रुपीज पर मंथ। सो पर हम लोग ने 2 lakhs लिख के रखा है, यहाँ पे लिख देते 1,00,000। अब कितने मंथ्स काम चला वो तो हम लोग आगे रीड करके डिसाइड करेंगे, वी विल डिसाइड लेटर ऑन। फिर उसके बाद आगे ongoing general overheads allocated to construction project using company's normal overheads allocation model 50,000 per month। तुमको मैंने बोला था शेयर इन कॉमन एक्सपेंसेस ऐड कर देना, कोई जनरल ओवरहेड्स ऐड नहीं करना। मैंने क्लियरली बोला था जनरल ओवरहेड्स का कोई लेना देना नहीं है, कोई शेयर इन कॉमन एक्सपेंस। मैंने एग्जांपल भी दिया था डेप्रीसिएशन, तो वो कोई भी चीज को कंस्ट्रक्शन के साथ नहीं जोड़ सकते। सो जनरल ओवरहेड्स विल नेवर बी एडेड। मैं लिख के रख रहा हूं नंबर 6 जनरल ओवरहेड्स, बट ये जनरल ओवरहेड्स हम लोग कॉलम में अमाउंट नहीं लिखेंगे, मैं लिस्ट में तो सब कुछ लिखूंगा। मैं शेयर इन कॉमन एक्सपेंसेस लिखने वाला हूं, ये जनरल ओवरहेड्स नहीं लिखने वाला हूं। ये कितना बोला हुआ है उन लोग ने, 50,000 पर मंथ है। ये पीएनएल डेबिट में जाएगा, जनरल ओवरहेड्स कभी भी ऐड नहीं होता है। हाँ, कितने मंथ्स काम चला वो हम लोग मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल देंगे, बट ये जाने वाला किधर है, पीएनएल डेबिट में जाएगा। दिस विल गो टू पीएनएल ऑन द डेबिट साइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं लिस्ट पूरी बनाते जाऊंगा ताकि कुछ मिस नहीं हो। ऐसे बड़े क्वेश्चंस को यही तरीके से करना बेटर है। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्पररी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइजेस एज कार पार्किंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड 50,000। तुमको मैंने बताया था ऑल्टरनेटिव यूज अगर हो तो वो इंसिडेंटल इनकम है, और वो इंसिडेंटल इनकम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस नहीं करेगा। दैट इंसिडेंटल इनकम विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। यू रिमेंबर दिस और नॉट? हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ये। सो इनकम रिसीव ड्यूरिंग टेम्पररी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइजेस एज कार पार्किंग, सो ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को रिड्यूस नहीं करेगा। सो नंबर सेवेंथ इज इंसिडेंटल इनकम। Incidental income, incidental income 50,000 है, ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट। 50,000 रुपया है। पीएनएल क्रेडिट नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट। बच्चों समझा क्या? यू रिमेंबर दिस और नॉट? हमने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लास में। और फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एम्प्लॉयज टू द वर्क एट द न्यू फैक्ट्री। अरे रीलोकेशन कभी भी शिफ्टिंग चार्जेस ऑफ मशीन हो या वर्कर्स हो, एक जगह से दूसरे जगह जाना कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन पे काम नहीं किया हुआ, इट इज नॉट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन। शिफ्टिंग एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिटेड टू पीएनएल। सो रीलोकेशन कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हो या मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह पे रिलोकेट करो, ये सब पीएनएल के एक्सपेंसेस है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, एसेट को बनाने के लिए नहीं है। एसेट को बनाने के लिए एसेट पे जो काम होता है उसके लिए जो लेबर कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करना है। सो रीलोकेशन कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, relocation cost of employees, ये भी पीएनएल के डेबिट में जाएगा। 3 lakhs पीएनएल डेबिट नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट।
P&L डेबिट, हाँ, नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट. दिस इज P&L डेबिट नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट, नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट. चलो यहां तक हो गया. उसके बाद तुम लोग ही बोलो. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑन 31st Jan. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑन 31st Jan. ओपनिंग सेरेमनी का P&L डेबिट करेंगे या कॉस्ट में ऐड करेंगे? क्या करना है इसका बोलो. मेरे को सिर्फ एक आंसर है अभी तक. P&L डेबिट बराबर ना? यस एवरीवन. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, राइट अप. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी. सो ये भी P&L में जाएगा, नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एसेट. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी कौन से डेट को बोला हुआ है? 31st Jan X1. एक्चुअली शुरू कभी हुआ था? तो ये 31st Jan X1 नहीं, X2 होना चाहिए. बुक में चेंज नहीं हुआ है तो कर दो प्लीज. दिस इज 31st Jan X2. फर्स्ट में को तो काम शुरू हुआ है. 1,50,000. दिस विल गो टू P&L डेबिट. सी मेरे को ये तरीके से सॉल्यूशन देना ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि हम लोग हर एक आइटम को रीड कर पा रहे और उसी को उसका इफेक्ट दे पा रहे. नहीं तो क्या है, क्रॉस करते जाएंगे. इसमें हर एक चीज़ का डिस्कशन हो गया. रिलेटेड है तो ये कॉलम में लिख देने का, नॉट रिलेटेड है तो उसकी डिटेल्स लिख देने का. फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम देख लो. अभी तक जितना रीड किया ना उसको हम लोग ने नोट डाउन भी कर लिया. बड़ा क्वेश्चन है. फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है, द फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 30th November. फैक्ट्री कंप्लीट हो गया 30th November को. फैक्ट्री वॉज रेडी. 1st में X1 वर्क स्टार्टेड. 1st में को काम शुरू हुआ और कंप्लीट हो गया 30th November. X1 अगर मैं काउंट करूँ तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. 7 months. अपना काम 7 months चला. मेरे को क्यों चाहिए ये? बिकॉज ऊपर मैंने लिख रखा है इंटू 7 months, इंटू 7 months. लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इंटू 7 months. दैट इज फ्रॉम 1st May X12 till the date of completion 30th November X1. 30th November X1. 1st May से एक्सपेंसेस लगना शुरू हुआ टिल द डेट द बिल्डिंग वॉज रेडी, कंस्ट्रक्शन वर्क इज रेडी. सो ये 2 into 7 ये हो गया 14 lakhs. एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया 7 lakhs. ओके आगे बढ़ते फर्दर. प्रोडक्शन बिगेन ऑन 1st February 2000 X2. प्रोडक्शन कभी भी चालू करो. रेडी टू यूज तो 30th November को हो गया. प्रोडक्शन तुम नहीं कर रहे हो वो तुम्हारी मर्जी. प्रोडक्शन के लिए वो रेडी तो है, फिर तुम कभी भी करो उससे प्रोडक्शन. सो हमारे लिए तो जो डेट है वो 30th November ही है. 1st May को काम शुरू हुआ, 30th November को ख़त्म हुआ. ये 7 months क्वालिफाइंग एसेट रहा. The overall useful life of the factory building is estimated to be 40 years from the date of completion. Date of completion से इसकी useful life है 40 years.
सो डेट ऑफ कंप्लीशन 30 नवंबर है और ईयर एंडिंग है 31 मार्च। ईयर एंडिंग है 31 मार्च X2। सो अगर ये साल का देखें तो अभी कितना मंथ्स बाकी है, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ये साल 4 मंथ्स बाकी है, तो ये साल 4 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकता हूँ बिल्डिंग पे, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग होगा उस पर 4 मंथ्स डेप्रीसिएशन। टोटल लाइफ कितनी बोल रखी है, टोटल लाइफ है 40 ईयर्स। बिल्डिंग की टोटल लाइफ है 40 ईयर्स, ठीक है। आगे, however it is estimated that roof will need to be replaced 20 years after the date of completion, and that cost of replacing the roof at the current prices would be 30% of the total cost of building। तुम्हारी जो बिल्डिंग की वैल्यू आएगी ना, बिल्डिंग का कॉस्ट आएगा ना, उसको पहले से ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। उसमें से 30% वैल्यू रूफ की रख दो और 70% अदर पार्ट्स, क्योंकि ये 20 ईयर्स में रिप्लेस होगी। रूफ की लाइफ है 20 ईयर्स और जो बाकी अदर पार्ट्स है उसकी लाइफ है 40 ईयर्स, क्योंकि 20 ईयर्स में अपने को इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा और नया रूफ वहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो पहले से कॉस्ट से ही अगर उनको अलग अलग कर दो ना, अगर पहले से हम लोग उसको अलग अलग कर देंगे ना, तो क्या होगा, सेपरेट डेप्रीसिएशन चार्ज होगा और जिस दिन रिप्लेस करेंगे ना उस दिन रूफ की बुक वैल्यू अलग से मालूम होगी। कंपोनेंट बेस्ड डेप्रीसिएशन मेथड, नथिंग एल्स। चलो ये पैराग्राफ तक हो गया। एट द एंड ऑफ 40 ईयर पीरियड, Sun Limited has legally enforceable obligation to demolish the factory and restore the site to original condition। 40 साल खत्म होने के बाद वो जो बिल्डिंग है ना, उसको पूरे को डिमोलिश करके जैसी जमीन ली थी वैसी की वैसी अपने को रेस्टोर करके देनी है। मतलब कॉस्ट ऑफ रिमूवल कॉस्ट आ गया ना, ये कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग, कॉस्ट ऑफ रिमूवल कॉस्ट आ गया 40 ईयर्स के बाद। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ऐड करनी पड़ेगी ना अपने को उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आगे, द डायरेक्टर्स एस्टिमेटेड दैट, डायरेक्टर्स क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, डायरेक्टर्स एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इन 40 ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स प्रिवेलिंग एट दैट टाइम विल बी 20 मिलियन। 40 साल के बाद में जो डिमोलिशन कॉस्ट है वो 20 मिलियन है, 20 मिलियन लगने वाला है। सो 20 मिलियन का खर्चा आने वाला है। अरे कभी आने वाला है ये 20 मिलियन का खर्चा 40 साल के बाद। एट रिस्क एसोसिएटेड विद डिस्काउंट रेट अप्रोप्रिएटेड इज 8%। 8% से डिस्काउंटिंग करना है। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, जो 40 साल के बाद अपने को 1 रुपया लगने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो और भी कम है। एट द 8% इज 4.6, वो सेंट नहीं है, 4.6% है, 4.6% है वो। सो अपने को जो 2 मिलियन लगने वाला है ना, उसका 4.6% निकाल लो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये अपने को ऐड करना पड़ेगा। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिमोलिशन चार्जेस, इस बार डिमोलिशन करना है। हाँ 20 मिलियंस बोला हुआ है ना, सो 10 lakhs इंटू 20 करेंगे तो कितना हो गया, 2 करोड़ हो गया। $2 crores। So that comes to 9,20,000। आज के डेट में इसकी वैल्यू आती है 9,20,000। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। फिर इंटरेस्ट ऐड कर करके इसको बढ़ाते जाएंगे। मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल करवाया है। फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वॉज पार्टली फाइनेंस्ड बाय अ लोन और 1.75 मिलियन टेकन आउट ऑन 1 अप्रैल। ये तो कंस्ट्रक्शन है, इसमें थोड़ा खुद का पैसा और थोड़ा लोन भी लिया है, और क्योंकि ये लोन कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया है तो ये स्पेसिफिक लोन माना जाएगा।
और ये लोन लिया था एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%. ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1st April to 31st August, when the loan proceeds had been utilized to finance the construction. सो ये पूरा अप्रैल से लेके अगस्त तक तो यूज़ हुआ है, और जब यूज़ नहीं हुआ तो सन लिमिटेड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 1 लाख आउट ऑफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द प्रोसीड्स. जो सीए इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ किया वो इधर ही किया हुआ है. इन्होंने जनरल बोरिंग्स का, ये स्पेसिफिक बोरिंग्स है. स्पेसिफिक बोरिंग्स में जो भी इंटरेस्ट लगा वो हम लोग ऐड करते हो और इनकम माइनस करते हैं, नेट इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते हैं. उन्होंने इनकम तो माइनस की है, लेकिन स्पेसिफिक लोन का जो कैलकुलेशन ऑफ पीरियड है, पीरियड का कैलकुलेशन रॉन्ग किया है. तुमको मालूम है स्पेसिफिक लोन में हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम द डेट लोन इज टेकन. उन्होंने बोला लोन 1 अप्रैल को लिया. फ्रॉम द डेट लोन इज टेकन टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज तक कैपिटलाइज करते हैं. मतलब हम लोग कैपिटलाइज कहाँ तक करेंगे? अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक. उन्होंने अप्रैल से नहीं किया है, 1 मई से नवंबर तक किया है. दैट इज रॉन्ग. जहाँ पे काम शुरू होता है 1 मई को काम शुरू हुआ है तो बोलते हैं 1 मई से उन्होंने कैपिटलाइज किया, तो रॉन्ग है वो. स्पेसिफिक लोन का ट्रीटमेंट वैसे नहीं होता है. स्पेसिफिक लोन में द डेट व्हेन द लोन इज टेकन टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज. सो बस ये एक पार्ट उन्होंने रॉन्ग कर दिया. बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है ना वो उन्होंने रॉन्ग कर दिया. सो टू दिस एक्सटेंड उनका आंसर और अपना आंसर मैच नहीं होगा, और अपना आंसर परफेक्ट आंसर. सो डोंट एट ऑल थिंक कि वो इंस्टीट्यूट का प्रिंटेड सॉल्यूशन है तो वो राइट होगा. अरे अपना राइट सॉल्यूशन. स्पेसिफिक बोरिंग्स, जनरल बोरिंग्स में अपनी मिस्टेक नहीं हो सकती है. स्पेसिफिक लोन है. ये कितने का लोन है? 1.75 मिलियन नहीं, 17.5 मिलियन है. 17.5 मिलियन. इसका मतलब है 1,75 लाख का लोन है. 1,75 lakhs. What is the rate of interest they have given? Check, the rate of interest is 6%. और 8 मंथ्स के लिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. कितना हो गया? नवंबर 30 तक जाना है अपने को. वी हैव टू गो अप टू नवंबर 30. अपने को नवंबर 30 तक जाना है. कितना हो गया? लोन लिया कभी है? 1 नवंबर को ही लिया है ना. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज फाइनेंस्ड बाय अ लोन टेकन आउट ऑन 1 अप्रैल. 1 अप्रैल को लोन लिया है. 1 अप्रैल को लोन लिया है. जरा कैलकुलेट करो ना कितना आता है. देखो बोरिंग कॉस्ट कितना आता है. बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट थोड़ी दी है अपने को ही कैलकुलेट करना है. सिर्फ इनकम की अमाउंट दी है. अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 मंथ्स है. 8 मंथ्स हो गया ना. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर. 8 मंथ्स हो गया ना. सो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटू 8/12. फ्रॉम द डेट लोन टेकन टिल द डेट एसेट इज रेडी फॉर यूज. 1,75 lakhs into 6% into 8/12. This is specific loan. So 7 lakhs. बस यहाँ पे मिस्टेक कर दी उन्होंने. इनकम माइनस किया, वो बराबर किया. इनकम तो माइनस किया, लेकिन ये जो पीरियड है ना 8 मंथ्स नहीं लिया है, वो उनकी मिस्टेक है. नथिंग एल्स. कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है. इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स माइनस हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक लोन है. इनकम फ्रॉम टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स. ये 1 लाख रुपए की इनकम माइनस कर देने का. स्पेसिफिक बोरिंग्स है ना, तो इनकम माइनस कर देने का. एवरीथिंग इज डन. बस हो गया, काम खत्म. एवरीथिंग इज डन.
सो ऊपर देखो जमीन का कॉस्ट ऑफ लैंड 1 करोड़ था पहले लाइन पे इंक्लूडिंग टैक्सेस, और उसके बाद जो भी खर्चा लगा है ना वो बिल्डिंग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का खर्चा है। जो ऐड करना था वो मैं ऐड करते गया, जो नहीं लेना था वो नहीं लिया मैंने। ये लो, ये मेरा तरफ से एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन है। 1 करोड़ प्लस 3 lakhs प्लस 60,80,000 प्लस 14 प्लस 7 is 21 lakhs प्लस 9 lakhs 20,000 एंड 7 minus 1 is 6 lakhs। ये लो, टोटल 2 करोड़ हो गया, मतलब 1 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन पे भी लग गया। 1 करोड़ की जमीन थी और 1 करोड़ लग गया कंस्ट्रक्शन पे। सो दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें से लैंड 1 करोड़ की है, देखो ऊपर दिख रहा है लैंड की वैल्यू 1 करोड़ है, फर्स्ट लाइन पे वही तो लिखा है। चलो ये हो गया ना। अब इसके बाद मेरे को है ना एक चीज और बताना है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शायद वो डेप्रीसिएशन, क्योंकि उन्होंने ये रूफ और ये डिवीजन बोला हुआ है ना, लाइफ भी दे रखी है, तो उनको क्या चाहिए, देयर रिक्वायरमेंट इज कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री इन बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड ऑन 31 March 2002। सो करंट ईयर, हम लोग तो नवंबर में काम हो गया था ना, तो 31 मार्च तक, मार्च को बैलेंस शीट में क्या वैल्यू दिखानी है। सो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाने के लिए तो डेप्रीसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा 4 महीने का। यू शुड एक्सप्लेन योर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दी अमाउंट्स रिफर्ड। हाँ तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो मैंने डिटेल्स का कॉलम बनाया था ना वो एक्सप्लेनेशन के लिए था, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, ये डिटेल्स वाला कॉलम इसी के लिए था। देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम कितना आराम से हमने कर लिया। अब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखानी है वो डेप्रीसिएशन के बाद, की वैल्यू है। सो इसके आगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट करते हैं। ऑन कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, that is the book value, computation of carrying amount of building। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती है, ऑफ बिल्डिंग एज ऑन 31 March X2। मैं लैंड की वैल्यू हटा दूंगा इसमें से। जमीन 1 करोड़ की थी और 1 करोड़ की बिल्डिंग है। अरे लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। हम लोग लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते। पर्टिकुलर्स, ऐड ऑन पर्टिकुलर्स, और इसके नीचे लिखोगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। बिलो दिस राइट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट भी लिख सकता हूँ मैं, जो अमाउंट डेप्रीशिएट करने वाला हूँ मैं। जमीन की अमाउंट हम डेप्रीशिएट नहीं करते ना, टोटल डेप्रीशिएबल अमाउंट। 1 करोड़ रुपया लगा बिल्डिंग बनाने पे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 30% तो रूफ का और 70% अदर्स। राइट फ्रॉम बिगनिंग उसका 2 डिवीजन कर देंगे। हाँ, टोटल डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएबल अमाउंट के लिए 2 करोड़ था, 2 करोड़ की वैल्यू है ना, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 2 करोड़, जिसमें से वैल्यू ऑफ लैंड हम लोग निकाल देंगे। एक करोड़ की लैंड है, सो डेप्रीशिएबल अमाउंट जो है ना, डेप्रीशिएबल अमाउंट बचेगा 1 करोड़। और ये कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की वैल्यू ही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और इसके नीचे माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन। जो रूफ है उसकी लाइफ है 20 ईयर्स और बाकी बिल्डिंग की लाइफ है 40 ईयर्स, माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के नीचे एक लाइन खाली रख देना फॉर कैलकुलेशन,
और ये मिल जाएगा अपने को कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च X2। मैं कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड यूज करूंगा। आई विल डिवाइड दिस इन 3 पार्ट्स। जो रूफ है इसकी लाइफ है 20 इयर्स, पहले से याद रखूंगा। और जो अदर पार्ट्स है उसकी लाइफ है 40 इयर्स, एंड दैट वे द वैल्यू ऑफ टोटल बिल्डिंग। टोटल बिल्डिंग की वैल्यू है 1 करोड़, हमने लैंड की वैल्यू हटा दी। 30% कम्स टू 30 lakhs, 30% है ये, और 70% कम्स टू 70 lakhs। अरे ये इजी क्वेश्चन नहीं था, मैं लिखते गया समझाते गया तो तुमको तो पता ही नहीं चला, आराम से तुम्हारा काम हो गया। सो 30 lakhs डिवाइड बाय 20 years into 4 months। 30 lakhs divided by 20 into 4/12 करना पड़ेगा ना। इससे पर ईयर का मिल जाएगा, और अपने को नवंबर से लेके मार्च तक 4 मंथ्स का निकालना है। $30 lakhs, अरे क्या है ये, 30 lakhs डिवाइड बाय 20 years इंटू 4/12। ये लो, ये 50,000 का डिप्रिसिएशन है इसका। सो ये हो गया 29 लाख। रूफ एंड ऑफ द ईयर में रूफ की अमाउंट है 29,50,000। 29,50,000 और ये वैल्यू 70 lakhs डिवाइड बाय 40 इंटू 4/12। दैट कम्स टू 58,333 minus 70 lakhs, 69,41,667 667 plus 29,50,000, so that comes to 69,41,667 plus 29,50,000, 98,91,667, and this is 1,08,333। यहाँ पे भी लिख दो 70 lakhs डिवाइड बाय 40 years इंटू 4/12। ये लो, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड से हम लोग ने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। दिस इज माय एंड ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है, एकदम सिंपल तरीके से, एंड वी हैव डन ब्यूटीफुली। तुम लोग खाली ये सॉल्यूशन का सॉल्यूशन भी देखोगे तो तुमको सब कुछ रिकैप हो जाएगा, सब डिटेल्स बाजू में लिख दिया, सो तुमको कोई तकलीफ नहीं होनी है। दैट्स द रीजन ये मैंने लास्ट लेक्चर में पेंडिंग रख दिया था कि आराम से करेंगे क्वेश्चन। और बोरोइंग कॉस्ट में इंस्टीट्यूट की गलती अपनी नहीं है। ये जो 8 मंथ्स है मेरा बराबर है, फ्रॉम द डेट लोन टेकन टिल द एसेट इज रेडी फॉर यूज। यहाँ पे चाहिए तो एस्ट्रिक कर दो, यहाँ पे एक एस्ट्रिक कर दो, और मैं लिखवा देता हूँ ताकि तुम लोग आगे मेरे को डाउट भी नहीं पूछो।
In case of specific loan, in case of specific borrowings, that is specific loan, borrowing cost in case of specific loan, borrowing cost is calculated from the date loan is taken, that is 1st April X1 till the date asset is ready for use, qualifying asset. Till the date qualifying asset is ready for use, that is 30th November. सो ये 8 मंथ्स के लिए हम लोग ने स्पेसिफिक लोन पे इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज किया और टेम्पररी जो इनकम है वो माइनस कर दिया। ये लो, ये नोट हमने लिख दिया ताकि तुम लोगों को आगे कोई डाउट नहीं आएगी मॉड्यूल का सॉल्यूशन देके, क्योंकि आज तो याद है, बाद में भूल जाओगे। चाहिए तो मैं ये भी लिखा देता हूँ, ICI स्टडी मटेरियल। अब इसके बाद में तुम मेरी जान नहीं खाओगे। स्टडी मटेरियल solution is incorrect due to wrong calculation of borrowing cost. चलो अब याद रह जाएगा। अब तुम मेरे को परेशान नहीं करोगे, फोटो वोटो निकाल के नहीं भेजोगे, सर यहाँ पे तो ऐसा किया आपने, वैसा किया, ठीक है ना। नाउ आई हैव रेक्टिफाइड। मैंने ये भी लिखवा दिया, तुम भी लिख लो, ये सब लिख लो। फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। लिख लिया क्या? चलो लिखो, कॉन्सेप्ट 4। अब इसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की। राइट हियर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। Subsequent recognition. See what do you mean by subsequent recognition? Subsequent recognition का मतलब है, see पहले मैंने परचेज किया था एसेट। जब परचेज किया था तो उसकी क्या वैल्यू बुक्स में लिखनी है, उसको बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। परचेज करने के बाद में कुछ साल के बाद अब उसमें कुछ हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। नाउ सम चेंजेस इन दिस एसेट ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट, इन शॉर्ट फर्दर एक्सपेंस ऑन एग्जिस्टिंग एसेट। वो जो एग्जिस्टिंग एसेट है ना, उस पर कुछ फर्दर एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, तो वो फर्दर एक्सपेंसेस को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, उसको बोला जाता है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, इसमें 3 केसेस आ सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग एसेट जो हम लोगों ने खरीद लिया था, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था, इनिशियल रिकॉग्निशन हो चुका है, रिकॉर्ड भी कर लिया है।
अब वो एग्जिस्टिंग एसेट पे कुछ खर्चा कर रहे हैं। क्या क्या खर्चा आ सकता है? एक आ सकता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नंबर वन इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, लिखते जाओ साथ साथ में, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नंबर वन इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नंबर टू, हाँ नंबर टू रिप्लेसमेंट, कुछ उसका पार्ट रिप्लेस करेंगे। याद है अभी रूफ का रिप्लेसमेंट 20 साल के बाद होने वाला है। एक तो होता है डेली रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक होता है रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट के बाद में थर्ड आता है इंस्पेक्शन। सो एसेट खरीदने के बाद में कुछ सालों के बाद ये तीन खर्चे आ सकते हैं, ये तीन खर्चे आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं पहले वाले की, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अरे डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, दैट इज जस्ट फॉर मेंटेनिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। वो तो एसेट को मेंटेन करने के लिए है, और डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कोई एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं हो जाता है। ये डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विच जस्ट डेबिट टू पीएनएल, ये एक्सपेंसेस है एसेट को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कंडीशन में। सो पहले वाले में तो कोई टेंशन ही नहीं है। सो केस वन, प्रोविजन, जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया है उसको एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, सीधा पीएनएल में राइट ऑफ करना है। वी विल राइट ऑफ इन पीएनएल, लिखते जाओ। नंबर वन, केस नंबर वन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, लिखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अंडरलाइन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अंडरलाइन करो और लिखो एज पर द प्रोविजंस as per the provisions of Ind AS 16, as per the provisions of Ind AS 16, comma, repairs or maintenance is incurred repairs or maintenance is incurred repairs or maintenance is incurred to maintain is incurred to maintain the normal working condition of asset, is incurred to maintain the normal working condition. So as per the provisions of Ind AS 16, repairs or maintenance is incurred to maintain the normal working condition of asset. Normal working condition is incurred for maintaining the normal working condition of asset. अरे डे टू डे रिपेयर्स मेंटेनेंस है, रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, पीएनएल में जाएगा। इट इज जस्ट लाइक day to day servicing expenses.
It is just like day-to-day servicing expenses. Day-to-day service expenses. This expenditure is revenue in nature. This expenses is revenue in nature. This expense is revenue in nature and it is written off in P&L statement. And it is written off in P&L statement. In the same year, in which it is incurred, it is written off in the P&L in the same year in which it is incurred. चलो ये हो गया. एंट्री क्या पास करने का? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स टू कैश बैंक एंड P&L टू रिपेयर्स. और क्या लिखो? दी एंट्रीज पास्ट विल बी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस रिटर्न ऑफ टू P&L. 3 लाइन ले लो, 1, 2 and 3. 3 lines, middle partition, and close the first line. Entry past will be, number 1 is payment of expenses. Payment of expenses is repairs account debit to cash bank. Repairs to cash bank. And expense written off to P&L. Written off to P&L at year end. Profit and loss account debit to repairs. ये लो, केस नंबर 1 तो कर दिया मैंने. केस नंबर 1 इज ओवर. केस नंबर 2 की बात करते हैं. रिप्लेसमेंट. नंबर 2 राइट रिप्लेसमेंट. or replacement of asset. अब ये जो रिप्लेसमेंट है ना, ये रिप्लेसमेंट को समझना पड़ेगा. मैं तुमको बताता हूँ रिप्लेसमेंट क्या. एग्जाम्पल बताता हूँ रिप्लेसमेंट का क्या क्या एग्जाम्पल है. अरे फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर एक रोड बनाना है अपने को, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वी रिक्वायर रोड रोलर. बिना रोड रोलर के रोड नहीं बनती है. और रोड रोलर एक हैवी मशीन है. वो जो मशीन है ना, वो मशीन, उसकी पूरे रोड रोलर की लाइफ तो 10 ईयर्स है, लेकिन वो मशीन में जो इंजन लगता है, रोड रोलर का जो इंजन है, उसकी लाइफ 4 ईयर्स है. मतलब रोड रोलर जो है, रोड रोलर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, इंजन एंड अदर पार्ट्स. उसके इंजन की लाइफ है 4 ईयर्स. इसका मतलब है 10 साल की लाइफ में 4 साल के बाद में फिर से वो रिप्लेस होएगा, फिर 4 साल के बाद में रिप्लेस होएगा, 2 बार रिप्लेस हो जाएगा. इंजन लगाना पड़ेगा क्योंकि हैवी है, वो काफ़ी हैवी मशीन है, इंजन पे बहुत लोड आता है.
सो इंजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड से वो जो इंजन है उसको डेप्रिशिएट करूंगा। जिस दिन मैं निकालूंगा उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी है वो मालूम पड़ेगा, तो ये बुक वैल्यू को डी रिकॉग्नाइज करेंगे और जो नया इंजन का कॉस्ट है वो हम लोग ऐड कर लेंगे, बाकी बाकी बुक वैल्यू के साथ वो ऐड कर लेंगे और बस ये चलता रहेगा सिलसिला। रिप्लेसमेंट में मैंने शायद तुमको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी बताया था, एक प्रॉब्लम, पुराना जो एसेट निकाला है ना उसकी बुक वैल्यू हटा लो। और बुक वैल्यू कैसे हटेगी, अगर कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड होगा। एक अगर एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की लाइफ है 20 ईयर्स, एरोप्लेन की लाइफ अगर 20 ईयर्स है तो उसके भी डिवीजन होंगे। उसमें सीट्स है ना, सीट्स इंटीरियर का पार्ट है, हर 5 साल में अपने को सीट्स बदलने पड़ते, तो सीट्स की लाइफ है 5 ईयर्स और बाकी जो एसेट है उसकी लाइफ है 20 ईयर्स। तो ये सीट्स को अलग से डेप्रिशिएट करो, जिस दिन तुम रिप्लेस करोगे उस दिन जो भी बुक वैल्यू उसको निकालना पड़ेगा। अगर आज एक प्रोजेक्टर देखेंगे, मूवीज में हम लोग पिक्चर हॉल में जाते हैं ना, थिएटर में, वहाँ पे प्रोजेक्टर्स होते हैं, तो प्रोजेक्टर्स में जो प्रोजेक्टर की लाइफ है तो लाइफ तो है 10 ईयर्स, लेकिन प्रोजेक्टर में लेंस लगे होते हैं, प्रोजेक्टर में लेंस लगे होते हैं, वो लेंस हर 2 साल में रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो बाकी जो प्रोजेक्टर का पार्ट है उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, लेकिन जो प्रोजेक्टर के लेंस है वो 2 साल में रिप्लेस होंगे, तो उसको सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है। जिस दिन रिप्लेस करेंगे उस दिन उसकी बुक वैल्यू मालूम होनी चाहिए। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लाइफ है 50 ईयर्स, लेकिन उसमें डेकोरेटिव वॉल बना रखी है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ना, ये बिल्डिंग हमारी होटल बिल्डिंग है, एक डेकोरेटिव वॉल बना रखी है, और ये डेकोरेटिव वॉल है ना, इसको हम लोग बार बार चेंज करते रहते हैं। हर 3 साल में हम लोग पुरानी वॉल को हटाते हैं, नया डेकोरेटिव वॉल वहाँ पे वापस से कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। सो देख लो ना, बाकी बिल्डिंग की लाइफ तो 50 ईयर्स है, लेकिन ये डेकोरेटिव वॉल तो हर 3 साल में जाएगी, तो इनको सेपरेटली इसको डी रिकॉग्नाइज करना है। सिंपल है डी रिकॉग्निशन। ये जो निकालेंगे ना, ये जो निकालेंगे ना, ये जो निकालेंगे ना, ये जो निकालेंगे ना, ये जो निकालेंगे, ये सबको डी रिकॉग्नाइज करने का। ओल्ड पार्ट्स विल बी डी रिकॉग्नाइज एंड न्यू पार्ट विल बी रिकॉग्नाइज। सो डी रिकॉग्नाइज तभी होगा जब पहले से हम लोग उसको सेपरेट रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो, रूफ का 30% सेपरेट रखा, उसको डेप्रिशिएट भी सेपरेट किया, क्योंकि रूफ की लाइफ 20 ईयर्स थी। तो जिस दिन रिप्लेस करेंगे उस दिन है ना, उस दिन उसकी कुछ ना कुछ बुक वैल्यू रहेगी, वो बुक वैल्यू हटा देंगे और जो नया पार्ट ऐड होगा उसका कॉस्ट ऐड कर देंगे। सो डी रिकॉग्निशन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड पार्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ न्यू पार्ट, रिकॉग्निशन ऑफ न्यू पार्ट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। बच्चों समझा क्या ये पार्ट? ये हम लोग ने उसमें भी किया था, वी हैव डन दिस अर्लियर इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी किया, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। राइट डाउन बिलो दिस, लिखोगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ as per the provisions of Ind AS 16, as per the provisions of Ind AS 16, comma, replacement of asset replacement of assets should be considered as capital expenditure. Replacement of assets should be considered as a capital expenditure should be considered as a capital expenditure, and following steps
and following steps should be applied. Following steps should be applied for replacement. फॉलोइंग स्टेप शुड बी अप्लाइड फॉर रिप्लेसमेंट. कुछ नहीं है, पुराने पुराने जो भी एसेट को रिप्लेस किया उसकी बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट हटाओ और नए कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करो. स्टेप नंबर 1, डी रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट. De-recognize the carrying amount. De-recognize the carrying amount of old part. De-recognize the carrying amount of old part. और वो कैसे डी रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड से उसको सेपरेटली डेप्रिशिएट करोगे तो उस दिन उसकी क्या बुक वैल्यू है, क्या कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू, बुक्स में जो वैल्यू है उस दिन उसकी क्या बुक वैल्यू मालूम पड़ जाएगा. सो कैरिंग अमाउंट वो हमको कंपोनेंट डेप्रिसिएशन मेथड से अवेलेबल होगा. नीचे लिखो कैरिंग अमाउंट वुड बी अवेलेबल carrying amount would be available by component based depreciation method. Would be available by component based depreciation method. स्टेप 2, सो पुराने वाले को निकाल दो और नया जो खर्चा लगेगा उसको रिकॉग्नाइज कर लो. रिकॉग्नाइज एक्सपेंडिचर. रिकॉग्नाइज एक्सपेंडिचर ऑन न्यू पार्ट्स. Recognize expenditure on new parts. As capital expenditure. Recognize expenditure on new parts as capital expenditure in carrying amount of total assets. So in carrying amount of total assets, in short पुरानी वैल्यू हटा दो, नई वैल्यू ऐड कर दो. चलो ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ ना, तो एग्जांपल से तुमको क्लियर होगा. मैं 2 एग्जांपल कराता हूँ क्लैरिटी के लिए. ये पार्ट पे मैं मेरे एग्जांपल दे रहा हूँ. देखो राइट ऑन एग्जांपल. एग्जाम्पल 1. पहला एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. Cost of plant and machinery is 2 lakhs. Life 10 years. लाइफ 10 years. अब ये 10 years के लाइफ में इसमें 2 कंपोनेंट है,
मेन कंपोनेंट इंजन है। सी टोटल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर्स, लेकिन इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो इंजन है। हाँ लिखो। सी प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ तो 10 ईयर्स है, लेकिन इसका मेन कंपोनेंट इंजन है। इसका मेन कंपोनेंट इंजन है। सो लिखो मेन कंपोनेंट इंजन, और 40% वैल्यू उसी की है। 40% ऑफ कॉस्ट है, और इसकी इंजन की लाइफ है लाइफ ऑफ इंजन इज 2 ईयर्स। सो प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ तो 10 ईयर्स है, लेकिन इसका मेन कंपोनेंट इंजन है। 40% कॉस्ट उसका है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स new engine replaced. At the end of 2 years, new engine replaced. हाँ, नया इंजन रिप्लेस किया हम लोग ने 90,000। फुल स्टॉप। शो रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। शो रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। शो रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आफ्टर रिप्लेसमेंट। सो मैं 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ये पहला एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया, और उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल हो रहा है, और फिर हम लोग चले जाएंगे इंस्पेक्शन पे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। मेरा सॉल्यूशन ये पेज पे तो नहीं आना है, पेज ही खत्म हो गया। लिखो सॉल्यूशन। हाँ, अपने को रिवाइज कैरिंग अमाउंट चाहिए प्लांट एंड मशीनरी की 2 साल के बाद। लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। स्टेटमेंट शोइंग carrying amount of plant and machinery। प्लांट एंड मशीनरी की कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2। एट द एंड ऑफ ईयर 2। क्लोज द फर्स्ट लाइन फॉर पर्टिकुलर्स, क्योंकि मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा ना, इंजन एंड अदर्स। राइट, पर्टिकुलर्स। ओरिजिनल कॉस्ट इसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे। दो साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे, और डेप्रिसिएशन माइनस करके अपने को मिल जाएगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बोलो या WDV बोलो या कैरिंग अमाउंट, बात एक ही है।
बुक वैल्यू और WDV। एट द एंड ऑफ 2 years, और फिर जो नया इंजन परचेज किया वो ऐड कर देंगे, प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू इंजन, और अपने को रिवाइज कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। विल गेट द रिवाइज कैरिंग अमाउंट। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंजन, अदर पार्ट्स एंड टोटल। मशीनरी का इंजन 40% है और उसकी लाइफ खाली 2 years है। तो 2 years में वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो अदर पार्ट्स है वो 60% है। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 60%, और इसकी लाइफ मैंने 10 years दी है। एंड दिस इज आवर टोटल प्लांट एंड मशीनरी के कंपोजिशन में इंजन एंड अदर पार्ट्स है। क्या कॉस्ट दिया था मैंने? प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट चेक करो, कॉस्ट इज 2 lakhs, सो टोटल कॉस्ट है 2 lakhs। टू लैक्स का 40% हो गया 80,000, और ये आ गया 1,20,000। 1,20,000 डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे तो 2 साल में तो पूरा ही डेप्रीशिएट हो गया। 80,000 डिवाइड बाय 2 years इंटू 2 years, सो 2 साल में तो पूरा ही डेप्रीशिएट हो गया, इसकी वैल्यू ही 0 हो गई। और ये 1,20,000 डिवाइड बाय 10 years, इंटू 2, सो डिवाइड बाय 10 से मिल जाएगा अपने को 12,000 पर ईयर, इंटू 2 करेंगे तो 24,000। तो यहाँ पे वैल्यू बचती है 96,000। 1,04,000, 96,000। जो नया इंजन है वो कितने का है? नया इंजन है 90,000। यू कैन सी द न्यू इंजन इज replaced for 90,000। Cost of new engine 90,000। We will add, so revised carrying amount 90,000, $96,000, and this comes to 1,86,000। 1,86,000। चलो ये बन गया अपना स्टेटमेंट रेडी। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। सो एक एग्जाम्पल और अपने पास, ये रिप्लेसमेंट सीख रहे हैं सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का। रिप्लेसमेंट के बाद इंस्पेक्शन बाकी है। राइट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हाँ प्लांट एंड मशीनरी
20 lakhs. ब्रैकेट में लिख दो लाइफ 10 ईयर्स, 20 लाख लाइफ 10 ईयर्स. अब इसका कंपोनेंट है इंजन. इंजन 60% ऑफ कॉस्ट. ये प्लांट एंड मशीनरी में इंजन का कॉस्ट है 60%. और इसकी लाइफ है 4 ईयर्स. सो 10 साल की लाइफ में 2 बार से ज़्यादा रिप्लेस करना पड़ेगा. लेकिन इस बार रिप्लेस एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ पे नहीं करेंगे, 3rd ईयर में रिप्लेस करेंगे. इसलिए मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ. कुछ बुक वैल्यू रहनी चाहिए. आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन after 3 years replacement of engine was made. Was made at a cost of, replacement of engine was made at a cost of rupees 15 lakhs. At a cost of rupees 15 lakhs. लाइफ ऑफ न्यू इंजन, नए इंजन की लाइफ है 5 ईयर्स. ये लो एक अच्छा एग्जाम्पल बन गया. लाइफ ऑफ न्यू इंजन इज 5 ईयर्स. पास एंट्रीज, past entries assuming rupees 5,000 realized. Past entries assuming rupees 5,000 realized from scrap of old engine. हाँ, ओल्ड इंजन को स्क्रैप करके 5,000 रियलाइज हुआ. ये लो, ये एक अच्छा एग्जांपल है. पहले वाले से बेटर है. पहले वाले में तो क्या है, वैल्यू 0 ही हो गई थी, कुछ बचा ही नहीं था. यहाँ पे बचा हुआ है. क्या है प्रॉब्लम में, एक बार प्रॉब्लम रीड करा देता हूँ ना. अभी पहले तो लिखा था खाली. प्लांट एंड मशीनरी 20 lakhs है, लाइफ है 10 ईयर्स. उसमें से इंजन 60% है, दैट मीन्स 40% अदर कॉस्ट. लेकिन इसकी लाइफ है 4 ईयर्स. आफ्टर 3 ईयर्स रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन वॉज मेड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 lakhs. 4 साल की लाइफ पूरी खत्म होने के बाद नहीं, 3 साल के बाद ही. और नई लाइफ है 5 ईयर्स. पास एंट्रीज एज्यूमिंग 5,000 बेच के मिला. वो जो ओल्ड इंजन है उसको बेच के 5,000 मिला. ठीक है, चलो करते हैं शुरू. सॉल्यूशन. पहले 3 साल के बाद बेचा तो पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ स्क्रैप निकालते हैं. स्क्रैप किया उस दिन की बुक वैल्यू क्या है. और क्योंकि स्क्रैप तो 5,000 में किया, अगर बुक वैल्यू उससे कम हुई तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंजन आएगा. और अगर अपने को ज़्यादा बुक वैल्यू अगर कम हुई, प्रॉफिट अगर बुक वैल्यू ज़्यादा हुई और 5,000 में बेचा तो लॉस आएगा. सिंपल है. सो लिखो, पहले 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर. जब हमने उसको रिप्लेस किया वो डेट तक की बुक वैल्यू निकालते हैं. लिखो स्टेटमेंट शोइंग carrying amount. Statement showing carrying amount of plant and machinery
at the end of third year. At the end of third year, particulars, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, 3 साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। एक लाइन खाली रख देना। दिस इज नोन एज बुक वैल्यू और WDV और कैरिंग अमाउंट, जो भी नाम से बोलो। थर्ड ईयर के एंड की कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। तीन कॉलम बना लो, इंजन, अदर पार्ट्स एंड टोटल। इंजन की वैल्यू 60% है और लाइफ 4 इयर्स है। और जो अदर पार्ट्स है 40% ऑफ कॉस्ट एंड लाइफ इज 10 years. दिस इज टोटल प्लांट एंड मशीनरी। टोटल प्लांट एंड मशीनरी है 20 लाख। 20 lakhs, सो 20 lakhs का 60% हो गया 12 lakhs, and this is 8 lakhs। 3 साल निकाल दो, 8 lakhs डिवाइड बाय 10 into 3, 80,000 into 3 is 2,40,000 निकल गया। सिक्स 5,60,000। और यहाँ पे 4 years लाइफ है, डिवाइड बाय 4 years, तो पर ईयर का डिप्रिसिएशन मिलेगा, इंटू 3 कर देंगे, पर ईयर का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, डिवाइड बाय 4 से इंटू 3। 12 lakhs डिवाइड बाय 4, सो 3 lakhs पर ईयर इंटू 3, 9 lakhs गॉन। सो ऑन द डेट ऑफ स्क्रैप इसकी बुक वैल्यू 3 lakhs बची हुई है। अपने बुक्स में 3 lakhs की वैल्यू बची हुई है। टोटल 11,40,000 निकल गया, दोनों मिला के 11,40,000, और ये बचता है 8,60,000। अच्छा, ये 3 lakhs का है और ये हमने सेल कितने में किया है? 5,000 में इसको रियलाइज किया है, सोल्ड फॉर 5,000। अगर 5,000 में सेल किया है तो 2,95,000 का लॉस है ना। सो इसको निकालने का, इसको डीरिकॉग्नाइज करेंगे, एंट्री चाहिए। और नया कितने में खरीदा? 5 साल की लाइफ का, ये देख लो, आफ्टर 3 years ये जो नया रिप्लेस हुआ है ये 15 lakhs में हुआ है, और लाइफ है 5 years। 15 lakhs एंड लाइफ इज 5 years, देख लो, 15 lakhs एंड लाइफ इज 5 years। चलो ठीक है, मैं एंट्रीज पास करता हूँ, और उसके बाद में उनको एंट्रीज ही चाहिए। पुराने वाले को बेचेंगे और नया वाला परचेज करेंगे, वो दोनों एंट्री शो करते हैं।
लिखोगे इसके नीचे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, derecognition of old part and recognition of new part. Number one, derecognition of PPE. Derecognition of PPE. 2,95,000 का लॉस है, सो बेचा है 5,000 में, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,95,000, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इंजन मत लिखना, प्लांट एंड मशीनरी का पार्टी है वो इंजन। और 15 lakhs में नया परचेज किया है। रिकॉग्निशन ऑफ, जो हम लोग ने जो नया पार्ट ऐड किया उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, पहला डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई लिखा, रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई, PP account debit to bank account, to cash bank account, to cash bank account 15 लाख, देख लो 15 लाख से विद 5 years लाइफ, ये है ना इधर 15 lakhs with 5 years life. So recognition of new part. मैं तुमको ये नया पार्ट ऐड करके रिवाइज्ड वैल्यू बता देता हूं। रिवाइज्ड वैल्यू में अभी नए पार्ट का 15 लाख आ जाएगा, पुराना निकल गया, और ये 5,60,000 ऐड कर देंगे। सो रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पूरा ये 5,60,000 बचा हुआ है। रिवाइज कैरिंग अमाउंट, नया पार्ट ऐड करके रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जो इंजन खरीदा है वो अभी 15 लाख का है, पुराना तो बेच दिया, निकाल दिया बुक से, और ये 15 लाख अगले 5 इयर्स में डेप्रीशिएट होगा, प्लस जो अदर पार्ट्स है उसकी वैल्यू 5,60,000 ऊपर देख लो बची हुई है। 10 में से 3 साल निकल गया तो इसकी लाइफ 7 इयर्स बाकी है अभी भी। सो जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 20,60,000। बस अब ये फ्यूचर में डेप्रीशिएट होते रहेगा।
ये इतना लिख के रख लो तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन एंड होता है और मेरा रिप्लेसमेंट भी खत्म होता है। इसके बाद में मैं थर्ड पार्ट पे चले जाऊंगा, इंस्पेक्शन पे। आई विल गो टू द थर्ड पार्ट, दैट इज इंस्पेक्शन। केस नंबर 3, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का लास्ट एंड थर्ड केस, थर्ड एंड द लास्ट केस। चलो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, ये कॉपी कर लो। यहां तक हो गया क्या कॉपी करके? तो मैं आगे बढ़ू। चलो ठीक। केस नंबर 3, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। एसेट खरीदने के कुछ सालों के बाद वो एसेट पे जो खर्चा होता है, अगर डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है तो वो तो पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन अगर डे टू डे रिपेयर्स नहीं है, रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेसमेंट में पुराना पार्ट जो रिप्लेस किया उसकी बुक वैल्यू हटा दो, नया कॉस्ट ऐड कर दो, और कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो पुराने पार्ट की सेपरेट बुक वैल्यू नहीं मिलेगी। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल बोलते हैं, कंप्लीट थरो चेकिंग। इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल। अब ये इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल पहले ये समझना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, उसके बाद में हम लोग इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डिटेल में जाएंगे। चलो, सबने हेडिंग लिख ली? पहले हेडिंग लिख लो, बी रेडी विद द हेडिंग फर्स्ट। सुनो, अभी ये इंस्पेक्शन क्या, आई टेल यू, मैं तुमको बताता हूं। एक बार है ना, मैं एक बार इंटरनेशनल टूर पे गया था। आई वेंट टू सिंगापुर इन स्टार क्रूज। सी बिलीव मी, देयर वर 1500 पीपल। वो क्रूज शिप पे 1500 लोग एक साथ थे। बीइंग टीचर, मेरे दिमाग में तो अकाउंटिंग ही आई। एंड वहां पे मैंने कैप्टन को पूछा, आई आस्क्ड हिम व्हाट विल हैपन अगर ये क्रूज डूब गया तो। 1500 लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा जहाज है, ये डूब गया तो क्या होएगा? सी दैट कैप्टन ही सेड कि सर ऐसे ही नहीं डूब जाएगा। वी डू इंस्पेक्शन। हम लोग उसको है ना, इंस्पेक्शन इसका बहुत हर 5 साल में इसका इंस्पेक्शन करवाते हैं। ये जो हमारा क्रूज शिप है, इसका एवरी 5 years वी डू थरो इंस्पेक्शन। और ये कोई छोटा मोटा इंस्पेक्शन नहीं होता है। ये इंस्पेक्शन में 6 करोड़ रुपए लगते हैं, 6 करोड़ का इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कॉस्ट इज अमाउंटिंग टू 6 करोड़ और 6 महीना लगता है। हम इसको ड्राई डॉक पे लेके जाते हैं। हम लोग इसको डॉक पे लेके जाते हैं, 6 महीना क्रूज शिप वहीं पे खड़ा रहता है, इसका थोरो इंस्पेक्शन होता है, 6 करोड़ का खर्चा आता है। सो डोंट यू थिंक इंस्पेक्शन कॉस्ट इज अगेन अ मेजर कंपोनेंट। अगर शिप की लाइफ 25 साल है, 25 years है, शिप की लाइफ अगर 25 years है, तो हर 5 साल में एक बार उसका इंस्पेक्शन होता है। और इंस्पेक्शन में 6 करोड़ के खर्चे होते हैं, मतलब पूरे शिप की लाइफ में 5 बार इंस्पेक्शन का खर्चा आने वाला है। 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब है 6 करोड़ इंटू 5 टाइम्स 30 करोड़। इंस्पेक्शन एक मेजर कंपोनेंट है। तो ये सेम रूल अप्लाई करने का जो रिप्लेसमेंट के लिए किया था। इंस्पेक्शन कॉस्ट को एसेट के कॉस्ट में ऐड कर दो, और उसको 5 साल में डेप्रिशिएट कर दो, और फिर से इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगा, फिर से ऐड कर दो, 5 साल में डेप्रिशिएट कर दो। ट्रीटमेंट सेम एज रिप्लेसमेंट, सेम एज इंजन। मैंने जो बताया था, जैसे इंजन इज इंपॉर्टेंट टू रन द मशीन, इंस्पेक्शन कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट टू रन द शिप और द एयरक्राफ्ट। अरे शिप और एयरक्राफ्ट, वेदर दे आर रोड वर्दी और ओशन वर्दी, और वेदर शिप हो या एयरक्राफ्ट हो या कोई जमीन पे चलने वाली कोई चीज हो, अगर उसका इंस्पेक्शन मेजर इंस्पेक्शन का कॉस्ट आता है, तो अपने को इंस्पेक्शन कॉस्ट होने, इंस्पेक्शन कराने के बाद इंस्पेक्शन अथॉरिटी सर्टिफिकेट बना के देती है दैट दिस एयरक्राफ्ट इज ओशन वर्दी, दिस एयरक्राफ्ट इज एयर वर्दी, फिर से हवा में उड़ सकेगा।
दिस शिप इज ओशन वर्दी, फिर से फ्लोट हो पाएगा पानी में। एंड कोई मशीनरी है, बॉयलर्स, रिफाइनरीज, ये सबको भी इंस्पेक्शन चाहिए कि बॉयलर्स फिर से यूज हो पाएगा, इसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये सर्टिफिकेट मिलता है अपने को। सो सेम रिप्लेसमेंट वाला ही रूल अप्लाई करने का, सेम टू सेम रिप्लेसमेंट वाला ही रूल, एग्जैक्टली सेम टू सेम रूल अप्लाई करेंगे। पुराना इंस्पेक्शन कॉस्ट, पहले इंस्पेक्शन कॉस्ट एसेट के कॉस्ट में होगा, उसको राइट ऑफ कर देने का, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन मेथड से डेप्रिशिएट करके पीएनएल में चला जाएगा, फिर नया इंस्पेक्शन कॉस्ट ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली द सेम। बच्चों समझा क्या ये चीज? क्या है ना, हवाई जहाज हवा में उड़ेगा तो ही उसकी इज्जत है, शिप, जहाज ओशन में फ्लोट होगा तभी उसकी इज्जत है। लेकिन ये फ्लोट हो सकता है या उड़ सकता है, वेदर इट इज ओशन वर्दी और एयर वर्दी और नॉट, उसके लिए हर 3 से 5 साल में उनका मेजर इंस्पेक्शन होता है और सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय इंस्पेक्शन अथॉरिटी। इतने लोगों की जान अपने को खतरे में थोड़ी डालनी है। 1500 लोग क्रूज पे डूब जाएगा तो एक साथ, ये तो टाइटेनिक का डबल ट्रिपल हो जाएगा। जहाज में एक बार में 250-300 लोग होते हैं, एयरक्राफ्ट में 250-300 लोग, ऊपर से एयरक्राफ्ट गिर गया तो सो लोगों की जान थोड़ी अपने को खतरे में डालनी है। सो इंस्पेक्शन कॉस्ट इज अ मेजर कंपोनेंट एंड इट इज टू बी इनकर्ड, कंपल्शन है। चलो ठीक है, सेम रिप्लेसमेंट वाला ही रूल देखो, as per the provisions of India 16, as per the provisions of India 16, comma, inspection cost may be major component inspection cost may be major component of total cost as per the provisions of India 16. Inspection cost may be major component of total cost of asset in case of certain property, plant and equipment. In case of certain PP, example, ships, 25 साल की लाइफ में हर 5 साल में इंस्पेक्शन करवाना है, मेजर कॉस्ट आता है उस पर। एयरक्राफ्ट हर 3 साल में इंस्पेक्शन करवाना खर्चा आता है। केमिकल बॉयलर्स, ये क्या हीट पे केमिकल बॉयलर्स एक बहुत जबरदस्त हीट पे केमिकल्स को बॉयल करते हैं, तो इनका भी इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है कि ये आगे काम करने लायक है या नहीं। हाँ, केमिकल बॉयलर्स, ऑयल रिफाइनरीज, एटसेट्रा। सो इंस्पेक्शन कॉस्ट की जो भी लाइफ है उतने साल में एमोर्टाइज कर देने का, डेप्रिशिएट कर देने का, फिर नया ऐड कर देने का। देखो, इन दिस केस इंस्पेक्शन कॉस्ट, in this case inspection cost
should be amortized. Should be amortized over its permitted life. Amortized is nothing but depreciated over its permitted life. सेम रिप्लेसमेंट वाला ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. हाँ, इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अमोर्टाइज्ड. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट would be same. Would be same as done for replacement. Accounting treatment would be same as done for replacement of asset. Exactly वो का वही ट्रीटमेंट जो रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए किया ना, वो का वो ट्रीटमेंट. मेरे पास एक एग्जांपल है इस पे, मैं वो एग्जांपल कंप्लीट करके ही आगे बढ़ूंगा. आई हैव वन एग्जांपल फॉर रिप्लेसमेंट ऑल्सो. अपने क्लास टेक्स्ट बुक में हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना. मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन. A shipping company is required by law to bring all ships to dry dock every 5 years for major inspection and overhaul. एक शिपिंग कंपनी है, हर 5 साल में शिप को ड्राई डॉक्स पे लेके आएंगे, पानी के बाहर निकालेंगे, उसको बोलते हैं ड्राई डॉक्स, और उसका इंस्पेक्शन होता है. Overhaul expenditure might at first sight seem to be repairs to ship, but actually the cost incurred in getting the ship back into सी वर्दी कंडीशन, ये कॉस्ट यूज है. शुरू में तो लगा था ये रिपेयर्स है, बट सच कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज, क्योंकि यूज कॉस्ट है. और क्या कॉस्ट है? अ शिप विच कॉस्ट 20 millions with 20-year life must have a major overhaul every 5 years. अरे शिप जिसकी लाइफ कितनी है? शिप की लाइफ कितनी है? 20 years. The estimated cost of overhaul every 5-year point is 5 million. Ship cost of ship is 20 millions. Cost of ship at 20 millions. इसकी लाइफ है 20 years. लेकिन हर साल 5 million 5 million इस पे खर्चा करना पड़ता है फॉर इंस्पेक्शन एवरी 5 years. चलो ठीक है, इसकी मैं अकाउंटिंग करके बता देता हूँ, एक स्टेटमेंट फॉर्म में बता देता हूँ तो तुमको पता चल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. राइट, क्वेश्चन नंबर 7. Statement showing treatment of inspection cost of ship. Statement showing treatment of Statement showing treatment of inspection cost of ship.
particulars, ओरिजिनल कॉस्ट, और मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट, शिप एंड टोटल, ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के नीचे एक लाइन खाली रख दो, and we get book value, also known as WDV, also known as carrying amount. पहले 5 साल का डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा क्योंकि इंस्पेक्शन कॉस्ट हर 5 साल में कराना पड़ता है, 5 years। फिर वो इंस्पेक्शन कॉस्ट 5 साल में जीरो हो जाएगा, फिर वापस से इंस्पेक्शन कॉस्ट इनकर होगा, फिर वो ऐड कर देंगे शिप की वैल्यू में, प्लस इंस्पेक्शन कॉस्ट, and we get revised carrying amount. ये लो पर्टिकुलर्स रेडी हो गया, 3 पार्ट में डिवीजन कर दो, इंस्पेक्शन कॉस्ट, शिप एंड टोटल। इंस्पेक्शन कॉस्ट, शिप, फर्स्ट टाइम जब शिप आई कितने की थी? 20 मिलियन, 20 मिलियन। दो करोड़ की शिप है, सर शिप की वैल्यू 2 करोड़ लिखो और 50 लाख इंस्पेक्शन कॉस्ट लिखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट टाइम तुम कार खरीद के लाते हो ना, उन्होंने थोड़ी बोला है दैट शिप कॉस्ट एंड इन एडिशन इंस्पेक्शन, नहीं। फर्स्ट टाइम कार खरीद के लाते हो ना, तो तुमको जो बिल मिलता है ना सप्लायर का, तो वो बिल में इंश्योरेंस होता है, रोड टैक्स होता है, वो सब ऑल इंक्लूसिव ही होता है। फिर बाद में तुम लोग हर साल जब इंश्योरेंस एक्सपायर होता है तो इंश्योरेंस बाद में तुम लोग हर साल पे करते रहते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जो बिल आता है उसमें ऑल इंक्लूसिव होता है। तो ये जो 2 करोड़ रुपया है इसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट इंक्लूसिव है, अनलेस एंड अनटिल दे से इन द प्रॉब्लम इट इज नॉट इंक्लूडिंग। जब तक वो प्रॉब्लम में नहीं बोलेंगे इंक्लूडिंग नहीं है, तब तक ये इंक्लूसिव ही है। तुम फर्स्ट टाइम कोई भी व्हीकल लेके आओ, बात वही हो गई ना, शिप खरीदो या कोई व्हीकल खरीदो। हम थोड़ी जहाज खरीदते हैं, मैंने तो कार खरीदी है। मैं कार खरीदता हूं तो जो बिल आता है उसमें ऑल इंक्लूसिव होता है, इंश्योरेंस अलग से एडेड थोड़ी होता है, ऑल इंक्लूसिव का बिल देता है वो। तो ये इंक्लूडिंग लेना चाहिए। व्हाट इज द इंस्पेक्शन कॉस्ट? 5 मिलियन का मतलब हो गया 50 lakhs। $50 lakhs। So 1 crore 50 lakhs is the cost of ship. So याद रखना इंक्लूसिव होगा, बच्चों समझा गया? अलग से ऐड नहीं करना, इट इज इंक्लूसिव। चलो 5 साल में ये तो पूरा जीरो हो गया। 50 lakhs इंस्पेक्शन कॉस्ट है, डिवाइड बाय 5 into 5 years। सो पूरा 50 lakhs हमने डेप्रिशिएट करके पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया। इसकी बुक वैल्यू तो हो गई 0, और शिप की लाइफ कितनी? आई थिंक 20 years थी। ये रहा, शिप की लाइफ है 20 years। सो
1,50,00,000 divide by 20 years into 5 years. That comes to 37,50,000. 37,50,000. ठीक है ना? So 1,12,50,000. बराबर है ना? 1,50,00,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 5 प्लस 50,00,000 87,50,000. 87,50,000. $1,12,50,000. वापस से इंस्पेक्शन कॉस्ट लगेगा 50 लाख का. सो अभी रिवाइज वैल्यू हो जाएगी 50 लाख प्लस 1,12,50,000 1,62,50,000. ये फिर 5 साल में डेप्रिशिएट हो जाएगा और इसमें 20 इयर्स में से 5 साल चला गया तो इसका 15 इयर्स बाकी है. 15 इयर्स बाकी है. बोलो बच्चों, समझ गया क्या? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन. और ये इंक्लूसिव वाला याद रखना, वो ऐड मत कर देना. 2 करोड़ के साथ और 50 लाख ऐड करके मत लिख देना. 2 करोड़ 50 लाख मत लिख देना. चलो आगे. 2.5 करोड़ मत लिख देना प्लीज. 2.5 करोड़ मत लिख देना. सो ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 4 सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हो गया. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन इज डन. एक ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, अगले कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. दैट इज मॉडल्स फॉर अकाउंटिंग. अपने पास 2 मॉडल्स होते हैं. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक ही मॉडल था, कॉस्ट मॉडल था. बैलेंस शीट में शो करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट और रिवैल्यूएशन 2 मॉडल है. ठीक है ना? वो अगला कॉन्सेप्ट करते हैं. एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कंटिन्यू.